हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग के कॉमर्स एमसीक्यूज की क्लासेस चल रही थी। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कॉमर्स के वो मैं आप लोग को करा रही थी, जो कि आपकी यूपी प्लस के असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑर्डर के लिए काफी हेल्पफुल होंगे। साथ ही जो बच्चे बिहार में चुनाव अकाउंट क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियोस काफी हेल्पफुल होने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर किया करिए। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following articles is concerned with the Comptroller Auditor Journal of India, जिसको कि आप शॉर्ट में कैग भी बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। तो प्रीवियस पेपर जो हुआ है उसमें आपके कैग से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं, तो इससे आप में ज्यादा क्वेश्चन आपके कैग से रिलेटेड हैं। जितने भी वीडियोस मैं लेकर के आ रही हूँ आप लोग के लिए, मेरी कोशिश ये है कि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोवाइड कराए जाए, जिससे कि एग्जाम जिस पैटर्न पे आ रहा है पेपर आपका वैसे ही आपकी प्रिपरेशन भी हो। तो यहाँ पर जो आपका कैग है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है, तो वो हो जाएगा 148। जो आर्टिकल 148 है अनुच्छेद 148 है, उसमें आपका कैग से रिलेटेड सारे प्रावधान दिए गए हैं कि कैसे नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कौन करता है, कितने वर्ष का होता है, सारी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which of the following articles of the Indian Constitution is related to Comptroller Auditor Journal CAG? यानी कि यही क्वेश्चन सेम अभी आपका मैंने पूछा था, थोड़ा सा उसको डिफरेंट लैंग्वेज करके यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक महालेखा परीक्षक से संबंधित है। आर्टिकल 135, 140, 148, 130 सेम वही आंसर रहेगा आपका 148। तो क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझिएगा कि क्वेश्चन आपके अलग अलग तरह से पूछे जाते हैं, जिससे कि आपको कंफ्यूज करने के लिए भी ये रहता है कि लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, तो आपको वहां पर समझना होता है कि क्या पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom does the Comptroller Journal of India present the accounts of the Union? भारत का नैतिक महालेखा परीक्षक संघ के खातों को किसके समक्ष प्रस्तुत करता है। जो कैग है वो अपने अकाउंट्स जो होते हैं उसके वो किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा। वित्त मंत्री के, प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के या फिर में से कोई नहीं। यहाँ पर जो कैग होता है वो अपने अकाउंट जो होता है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो होगा उस टाइम पर उनके समक्ष ही अपने प्रस्तुत करता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following can appoint the Comptroller and Auditor General of India? कितने से कौन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। क्वेश्चन आपका आया हुआ भी है कि कौन नियुक्ति करता है। प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। यहाँ पर जो प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि जो राष्ट्रपति होता है उस टाइम पर भारत का, वो ही नियुक्त करता है जो कैग होगा उसको। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कुछ आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी जरूरी है। पहला है कि द कैग ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। जो इंडिया का ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट यानी कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग जो है उसका जो प्रमुख होता है वो कौन हो जाएगा, कैग होता है। द कैग ऑफ इंडिया इज नोन एज द वॉचडॉग ऑफ पब्लिक पर्स ऑफ द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। यह कहने का मतलब है कि जो भारत का कैग होता है, जो भारत का सार्वजनिक खजाना है उसका प्रहरी होता है या फिर सार्वजनिक खजाने का संरक्षक की तरह कहलाता है। आर्टिकल 148 द कैग ऑफ इंडिया, जैसे कि अभी आपसे मैंने क्वेश्चन ही पूछा था कि कहा जाए कि कैग से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है, तो 148 हो जाएगा आपका। इसके अलावा द कैग ऑफ इंडिया होल्ड्स ऑफिस फॉर 65 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जो कैग ऑफ इंडिया जो है उसकी नियुक्ति जो होती है उनकी अगर अपर लिमिट पूछी जाए एज की तो आपकी कितनी हो जाती है, 65 ईयर्स, यानी कि 65 वर्ष की आयु तक जो होते हैं वो कैग के अपने पद पे बने रह सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपकी अपर मैक्सिमम लिमिट खत्म हो जाती है। जैसे कि आप ही लोग जो फॉर्म फिल करते हैं तो मैक्सिमम लिमिट रहती है, सेम वही चीज इसमें भी रहेगी। चलिए इसमें नेक्स्ट है कि द कैग ऑफ इंडिया गिव्स हिज रिजिग्नेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि बहुत ही सिंपल सी चीज ध्यान में रखिएगा कि जो नियुक्ति करता है उसी को ही रेजिग्नेशन भी दिया जाता है। कहीं पर आपको कुछ भी पूछे नहीं समझ में आ रहा हो तो इतना ध्यान में रखिएगा। जैसे ऑडिटर है, शेयर होल्डर्स नियुक्त करेंगे तो शेयर होल्डर्स के समक्ष ही वो अपना रेजिग्नेशन या फिर त्याग पत्र भी देगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो नियुक्त करेगा उसी के समक्ष ही रेजिग्नेशन दिया जाएगा, जो राष्ट्रपति को दिया जाता है। फर्स्ट कैग ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम कैग जो थे वो कौन थे, वो थे आपके वी नरहरि राव। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत के वर्तमान कैग, ये क्वेश्चन आपके लिए है कि अभी करंट में इंडिया का कैग कौन है, उनका नाम आपको बताना है। तो बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपके इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें कवर हो जाते हैं, इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
हाउ लॉन्ग इज द टेनर ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने समय का होता है? 6 years का, 5 years का, 4 years का, या फिर टेनर नॉट फिक्स्ड? यहाँ पर कहने का मतलब है कि कोई कार्यकाल निश्चित नहीं। तो यहाँ पर जो कैग होता है उनका कार्यकाल होता है 6 years का, 6 साल का। वैसे तो जनरली जितने भी चीजों का कार्यकाल आपने देखे होंगे 5 वर्ष के देखे होंगे, लेकिन जो कैग होता है उनका कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है। या तो 6 वर्ष या फिर जो 65 वर्ष की आयु हो, दोनों में से जो पहले हो जाएगा तो वहां तक उनका कार्यकाल रहता है। इसको ध्यान में रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट? भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? अकाउंटेंट जनरल, प्रिंसिपल, अकाउंटेंट जनरल, डायरेक्टर जनरल, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कौन उसका मेन एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासनिक प्रमुख होता है? कौन हो जाएगा? आपका कैग होता है, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। समझ ली कितनी पावर है उसके हाथ में, कितना ज्यादा उसके इतना समझ ली ड्यूटीज भी बहुत है उसके, और उसकी अथॉरिटीज भी उसके हाथ में बहुत सी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस ऑफ कैग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? भारतीय संविधान में कैग का कार्यालय किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से, आयरलैंड से, कनाडा से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से? तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो भारत का संविधान, हमारे देश का संविधान है, वहाँ पर बहुत सी चीजें अलग अलग कंट्रीज के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वहां से ली गई हैं। जैसे नीति क्षेत्र की अगर हम बात करें तो आपके आयरलैंड से लिए गए हैं, कर्तव्य है, अधिकार है, अलग अलग जगह से लिए गए हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें जो कैग का कार्यालय है वो कहाँ से लिया गया है, तो ये आपका ब्रिटेन हो जाता है, ब्रिटेन से लिया गया है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन है। अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज एग्जामिन्ड बाय? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की लेखा परीक्षा रिपोर्ट की जांच किसके द्वारा की जाती है? लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, अनुमान समिति, उपक्रम में से कोई नहीं, यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, द एस्टिमेट्स कमेटी, नन ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लगभग सारे क्वेश्चन जो आपके कैग से रिलेटेड बन सकते थे वो मैंने आपको कवर करवा दिए इस वीडियो में। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर कौन एग्जामिन करता है लेखा परीक्षा रिपोर्ट को या उनकी जांच जो होती है उसको, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। जो लोक लेखा समिति होती है, थोड़ा सा नाम से भी आप लगा सकते हैं अंदाजा, इसको शॉर्ट में पैक भी बोला जाता है, ध्यान में रखिएगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी फुल फॉर्म है, शॉर्ट में इसको पैक कहते हैं, पीएसी। तो यहाँ पर अकाउंट से यहाँ पर दे रखा खुद ही लेखा विभाग हो जाएगा, तो वही कमेटी जो होती है उसको एग्जामिन करती है। एक आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग रिफर्स टू? बही खाते की दोहरी प्रविष्टि प्रणाली से तात्पर्य है। ऐसे तो डबल एंट्री सिस्टम बहुत ही सिंपल और इजी है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस कुछ इस तरह से लैंग्वेज की पूछी जाती है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, पुस्तक पालन की जो आपकी दोहरी प्रविष्टि प्रणाली है, उससे क्या अर्थ है? ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस, वंस इन जर्नल एंड देन इन सब्सिडरी बुक्स। यानी कि प्रत्येक लेन देन को 2 बार दर्ज किया जाता है, एक बार जर्नल में और फिर सहायक पुस्तक में। ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन 2 सेट्स ऑफ अकाउंट बुक्स। प्रत्येक लेन देन को खाता पुस्तकों के 2 सेटों में दर्ज किया जाता है। द नंबर ऑफ अकाउंट्स विद अ डेबिट बैलेंस मस्ट एग्री विद द नंबर ऑफ अकाउंट्स विद द क्रेडिट बैलेंस। यानी कि डेबिट बैलेंस वाले खातों की संख्या क्रेडिट बैलेंस वाले खातों की संख्या के अनुरूप होनी चाहिए। इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर मेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। प्रत्येक लेन देन के लिए समान डेबिट और क्रेडिट प्रविष्टियां की जाती हैं। अब यहाँ पर जब इसके आपने ऑप्शंस देखे होंगे, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि क्या करेक्ट आंसर इसमें होगा आपका। यहाँ पर जो डबल एंट्री सिस्टम होता है, आपको पता है जहाँ पर भी डेबिट क्रेडिट की बात करी जाए वही आपका आंसर क्या होगा, यानी कि इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर मेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। जर्नल एंट्री जब आप करते हैं तो जर्नल एंट्री में क्या होता है, आपके डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों की एंट्री होती है, दोनों में आप अमाउंट को लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, इक्वल डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज आर मेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कोई चेंजेस नहीं होते, दोनों में अमाउंट सेम होता है, इसीलिए जर्नल में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल आते हैं। आपने बनाया होगा जब जर्नल बीकॉम में, तो आपको याद होगा, या 12th में आपने ली हो कॉमर्स को, दोनों साइड इक्वल आता है। एक आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डबल एंट्री सिस्टम इम्प्लाइज दैट? डबल एंट्री सिस्टम शब्द का अर्थ है कि, अब वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें आपके ऑप्शंस क्या हैं, चेंज हो जाएंगे। 2 अकाउंट्स आर मेंटेन फॉर ईच फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। प्रत्येक वित्तीय लेन देन के लिए 2 खाते बनाए जाते हैं।
एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ट्वाइस। प्रत्येक वित्तीय लेन देन को 2 बार दर्ज किया जाता है। इट रिकॉर्ड्स टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। प्रत्येक लेन देन के दोहरे प्रभाव को रिकॉर्ड करता है, में से कोई नहीं। अब सेम वही है, लेकिन इसमें ऑप्शंस आपके अलग अलग हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आप लोग मुझे कमेंट करिए कि यहाँ पर इसमें डबल एंट्री सिस्टम जो है, कौन सा ऑप्शन जो है उसमें करेक्ट होगा। सभी बच्चे इसका आंसर जरूर से मुझे कमेंट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। When should cash sale be recorded by companies to achieve control objectives? नियंत्रण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कंपनियों द्वारा नकद बिक्री कब दर्ज की जानी चाहिए? When a purchase order is received from a customer, at the point cash sale are made, after some period, weekly. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंट्रोल कर सके आप, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव है, उसके पर्पज से कंपनियों द्वारा कब जो है कैश सेल को दिखाया जाना चाहिए अपने अकाउंट्स में। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। जब ग्राहक से खरीद आदेश प्राप्त होता है, नकद बिक्री किए जाने के समय, कुछ अवधि के बाद, साप्ताहिक। तो यहाँ पर कब दिखाएंगे? बहुत ही सिंपल सा है, एट द पॉइंट कैश सेल आर मेड। जिस टाइम पर नकद बिक्री होगी उसी टाइम ही उसको दर्ज किया जाता है। सिर्फ आदेश प्राप्त होने पर थोड़ी ना आप दिखा देंगे, हो सकता है बाद में वो आदेश को कैंसिल कर दे। तो आदेश से प्राप्त होने पर नहीं होगा, जिस टाइम पर सेल हो रही है उसी टाइम पर उसको दिखाया जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडिटर्स कंडक्ट ऑडिटिंग इन अकॉर्डेंस विद। लेखा परीक्षक निम्नलिखित के अनुसार लेखा परीक्षा करते हैं, यानी कि जो ऑडिटिंग होती है वो किस बेस पर की जाती है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इसको शॉर्ट में IFRS भी बोलते हैं, इसको लिख लीजिएगा, फुल फॉर्म है उसकी। लोकल प्रोनाउंसमेंट्स लेजिस्लेशन, स्थानीय घोषणा या फिर विधान। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जो ASB कहा जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, वित्तीय लेखा मानक बोर्ड। तो यहाँ पर जो ऑडिटर होता है, जो अपने ऑडिटिंग का काम करता है, तो इन तीनों ने ही जो भी इसके बारे में अकाउंटिंग के या ऑडिटिंग के कहा है या प्रावधान प्रोविजंस बनाए हैं, उनके बेसिस को ध्यान में रखता है। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से कंफ्यूजिंग होते हैं, सब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आपके तीनों को ही ध्यान में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द डिस्क्लोजर कन्वेंशन रिक्वायर्स। प्रकटीकरण सम्मेलन के लिए जो आपका प्रकटीकरण का सिद्धांत होता है, इसी मैंने आपको प्रिंसिपल्स कन्वेंशन सब पढ़ाए हुए हैं अकाउंटिंग के, उससे रिलेटेड है, क्योंकि आपने अभी देखा गया था कि जो पेपर आया उसमें 2-3 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो डिस्क्लोजर प्रकटीकरण का सिद्धांत होता है उसके लिए क्या आवश्यक है? वित्तीय विवरण को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का पूर्ण प्रकटीकरण, लाभ प्राप्त किया जाना चाहिए, किसी विशेष अवधि के लिए आय व्यय का मिलान, निकट भविष्य में व्यवसाय को भंग होने से बचाना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो प्रकटीकरण का सिद्धांत होता है, तो आपको तो जर्नली वैसे पता ही है कि क्या होता है कि जितने भी फैक्ट्स होते हैं उन सबको दिखाना है, कुछ भी आपको छुपाना नहीं है। तो फुल डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स दैट कैन अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट प्रॉफिट शुड बी रियलाइज्ड, मैचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड, द बिजनेस टू अवॉइड बीइंग डिसॉल्व्ड इन द नियर फ्यूचर। तो यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है वो आपका वो हो जाएगा फुल डिस्क्लोजर का कन्वेंशन। और साथ में जो सी वाला है ये कौन सा हो जाएगा? मैचिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। ये वाला कौन सा सिद्धांत होगा? ये मैचिंग कॉन्सेप्ट ही होता है, आपका मिलान सिद्धांत ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per to which of the following concept is the owner of the business treated as a lender of the business? निम्नलिखित में से किस अवधारणा के तहत व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का ऋणदाता माना जाता है? यानी कि जो व्यवसाय का बिजनेस का ओनर है उसको बिजनेस का ऋणदाता भी माना जाएगा। इकाई की अवधारणा, भौतिकता की, स्थिरता की या फिर आवधिकता की। तो यहाँ पर द कॉन्सेप्ट ऑफ इनिशियटी, मटेरियलिटी, कंसिस्टेंसी या फिर पीरियोडिसिटी। यहाँ पर कौन सी करेक्ट हो जाएगा? तो आपका इकाई की, यानी कि जो बिजनेस होता है वो अपने आप में एक अलग सेपरेट लीगल बॉडी मानी जाती है, एक कृत्रिम व्यक्ति आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है। तो वहां पर दूसरा व्यक्ति जो भी उसमें अपने पैसे को लगा रहा है वो उसका एक यहाँ से ऋणदाता भी हुआ, यानी कि पृथक होती है, दोनों का अस्तित्व जो होता है वो अलग होता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज ए जर्नल रूल एनी फाइनेंशियल और बिजनेस ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन अकॉर्डेंस विद द अक्रूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। एक सामान्य नियम के रूप में किसी भी वित्तीय या व्यवसायिक लेन देन को लेखांकन की उपार्जन अवधारणा के अनुसार दर्ज किया जाना चाहिए। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है अक्रूअल का, तो उसके अकॉर्डिंग जो लेन देन होते हैं वो कब दिखाए जाएंगे?
वह अवधि जिसके दौरान लाभ की गणना की जाती है बैलेंस शीट तैयार करते समय, जब नकद में धन प्राप्त होता है या भुगतान किया जाता है, जब लेन देन होता है। तो यहाँ पर कब दिखाते हैं हम वेन द यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आपका जो अक्रूवल कॉन्सेप्ट होगा उसमें आप कब दिखाते हैं, तो जब भी आपका वेन द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस, जब लेन देन होता है उसी टाइम पर ही क्या होता है उसको दिखाया जाता है। जो लेन देन होते हैं उनको अकाउंट में दिखाना चाहिए। तो एक आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अलग अलग कन्वेंशन हैं, अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं, उनके अकॉर्डिंग अलग अलग उसकी धारणाएं भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज ऑफ दिस अ कंटीजेंट लायबिलिटी इज रिकॉर्डेड ऑन द बैलेंस शीट। इस वजह से बैलेंस शीट पर आकस्मिक देयता दर्ज की जाती है। द कन्वेंशन ऑन पब्लिक डिस्क्लोजर, द कन्वेंशन ऑन द मटेरियलिटी ऑफ थिंग्स, द कंसिस्टेंसी कन्वेंशन इज a formal agreement between two parties, none of the option is available। यानी क्या कह रहा है कि सारे प्रकटीकरण का जो सिद्धांत है उसके वजह से जो भौतिकता का होगा सिद्धांत उसके लिए संगति कन्वेंशन दो पक्षों के बीच एक औपचारिक समझौता या फिर कोई भी विकल्प उपलब्ध नहीं, यानी कि कोई भी करेक्ट नहीं है, कोई और ही होगा, ये आपसे क्वेश्चन कह रहा है। यहाँ पर जो कंटीजेंट लायबिलिटी यानी कि जो संभाव्य दायित्व होते हैं, आकस्मिक दायित्व होते हैं, भविष्य में दायित्व हो सकते हैं। तो एक सिद्धांत आपका है, आपको पता ही होगा प्रकटीकरण का सिद्धांत जो है डिस्क्लोजर का, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि भविष्य में कोई भी अगर आपकी आकस्मिक दायित्व आने वाले हैं तो उसके लिए प्रावधान आपको पहले से करना है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में, और आपने अच्छे से वीडियो देखी होगी, कैश रिलेटेड सारी कंफ्यूजन आपके क्लियर हो गई होगी, सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स को वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।